महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव था जहां लोग रात को घर के बाहर निकलने से भी डरते थे। उस गांव का नाम था अंधेरवाड़ी। उस गांव के बाहर बसा वो कई साल पुराना शमशान घाट, जहां रात होने के बाद जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। गांव के लोग कहते हैं कि उस शमशान में जलने वाली चिताएं कभी पूरी तरह जलती नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि अब भी रोज रात को उस शमशान घाट पे किसी जिंदा औरत की चिता जलती रहती है। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे गांव का हर कोई इंसान किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। उसी गांव के कोने में बसा एक छोटा सा मिट्टी का घर। उस घर में अजय और उसकी मां रुक्मणी रहते थे। उसी रात की बात है जब अजय अपने घर के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देखता हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उसकी मां घर के दरवाजे पे खड़ी होके अजय को आवाज देती है, अजय, घर के अंदर आ जा बेटा, रात बहुत हो गई है और तुम बाहर खड़े होकर क्या सोच रहे हो? अजय ने अपने मां को कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे धीरे धीरे घर के अंदर आ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जिद साफ दिख रही थी। बेटा, मुझे पता है कि तू फिर उसी शमशान के बारे में सोच रहा है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि तू उस शमशान के बारे में सोचना बंद कर दे। जो भी उस शमशान के बारे में सोचता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। माँ, तुम भी ना गांव वालों की बातों में आ जाती हो। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ मरे हुए लोगों की चिता जलती है। बेटा, तुझे ये बातें कहानियों की तरह लगती होगी, लेकिन ये बातें सच है। तू नहीं जानता है बेटा, कुछ साल पहले तेरे पिताजी भी रात को उसी शमशान के पास गए थे, लेकिन कभी जिंदा वापस घर नहीं आ पाए। और अब तू भी वही अपने पिताजी जैसी भूल कर रहा है। मां की ये बातें सुन के अजय का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। क्या मतलब माँ? पिताजी भी उसी शमशान के पास गए थे क्या? सच में पिताजी की मौत उसी शमशान में हुई थी? हाँ बेटा, उस रात के बाद तुम्हारे पिताजी कभी घर वापस नहीं आए। ये बातें जाने दो बेटा, अब तू सो जा। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं, लेकिन अजय को नींद नहीं आ रही थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अजय पहली बार थोड़ा डर गया था, लेकिन उसके अंदर का सवाल डर से भी बड़ा था। थोड़ी देर बाद अजय घर से बाहर निकलने लगता है। उसकी मां रुक्मणी सो चुकी थी और अजय चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अभी भी गांव के लोग सोए नहीं थे, क्योंकि रात के 8:30 ही हो रहे थे। अजय गांव के गलियों से उस शमशान की तरफ बढ़ रहा था। जाते जाते रास्ते में अजय को अंधेरे में उसे उसका दोस्त आदित्य मिला। अजय, रुक जा। मुझे पता था कि तू आज हमारे गांव के शमशान जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा था। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। चल, मैं भी तेरे साथ शमशान चलता हूं। तू मेरे साथ मत आ, मैं अकेला ही उस शमशान घाट के तरफ जाऊंगा। एक बात और, शमशान का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। तू घर वापस चला जा। अगर सरस्वती काकी को पता चला कि तू मेरे साथ उस शमशान में गया है, तो सरस्वती काकी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। इसलिए बोलता हूँ कि तू अभी घर वापस चला जा। अरे अजय, तुम उसकी टेंशन मत लो। मैं अभी घर से आया हूँ। माँ गैरीनिम 2 में सो रही हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। और तू मेरा दोस्त है, तुझे मैं अकेले इस मुसीबत में कैसे जाने दूं? चल, मैं भी तेरे साथ शमशान में चलता हूँ। आदित्य की ये बात सुन के दोनों दोस्त धीरे धीरे चलते हुए गांव के चौपाल के पास पहुंचे। वहां चाय की दुकान पे हल्की सी आग जल रही थी और कुछ लोग चाय की दुकान पे बैठे हुए थे। अरे गोपाल, भोला, अब मैं तुम दोनों को क्या बताऊं? जब मैं कल रात 10 बजे खेत से उस शमशान के रास्ते से आ रहा था, तो मैंने वहां अपनी आंखों से देखा कि उस शमशान में रात को कोई चलता है। हाँ शंकर काका, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने भी सुना है कि अपने गांव के शमशान में रात को 9 बजे के बाद किसी औरत की रूह वहां घूमती रहती है, और वो कोई इंसान नहीं है, वो तो एक चुड़ैल की आत्मा है जिसकी परछाई
उल्टी चलती है। जो भी रात को शमशान वाले रास्ते से जाता है वो कभी वापस नहीं आता। दूसरी तरफ चाय की दुकान से दूर अजय और आदित्य छुपकर गांव के लोगों की बातें सुन रहे थे। गांव के लोगों की ये बातें सुन के उन दोनों की धड़कन तेज हो जाती है। वो शमशान सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए नहीं है, वो उन आत्माओं का है जिनकी मौत अधूरी रह गई। दूसरी तरफ अजय और आदित्य ये सब समझ चुके थे। उन दोनों ने एक गहरी सांस ली और शमशान की तरफ बढ़ने का फैसला कर लिया। अजय देख, हवा कितनी ठंडी हो गई है। मन कह रहा है कि वापिस घर लौट चले। रास्ता भी कितना डरावना लग रहा है। आदित्य, अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। अब हम दोनों ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं तो सच जानकर ही रहेंगे। तू डर मत, मैं हूं ना, तू सिर्फ मेरे पीछे पीछे आ। अजय और आदित्य शमशान के रास्ते से जाने लगते हैं। रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था। उन दोनों के हाथ में न टॉर्च थी न ही लालटेन। वो दोनों बिना रोशनी के ही उस शमशान के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते से पेड़ों के पत्ते जोर से हिलने लगे। अजय और आदित्य का हर कदम उन दोनों को उस शमशान के पास ले जा रहा था, जहां से आज तक कोई वापिस घर नहीं लौट आया। जैसे ही अजय और आदित्य ने शमशान की सीमा में कदम रखा, तभी उनको पीछे से एक आवाज सुनाई दिए। आ जाओ मेरे मेहमानों, आ जाओ। मुझे पता था कि तुम दोनों आज इस शमशान में आओगे। अजय, आदित्य, तुम शमशान में आ ही गए। ये आवाज सुन के अजय और आदित्य धीरे धीरे पीछे मुड़े, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उनके पीछे से आई वो आवाज उनके कानों में अभी भी गूंज रही थी। अजय, वो किसकी आवाज थी? उसने तो हमारा नाम लिया। इसे कैसे पता कि हम यहाँ आने वाले हैं? अजय, जल्दी यहाँ से भाग। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कौन है वहां? अगर कोई है तो सीधी तरह से हमारे सामने आ जाओ। तुम कोई भी हो, अगर तुम छुप छुप के हमें डराने की कोशिश कर रहे हो तो भी हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तभी पूरे शमशान में तेज ठंडी हवा चली और अचानक से अजय के पैरों के नीचे की राख अपने आप गीली होने लगी। ये देख के अजय पीछे हट जाता है, लेकिन तभी उसे दूर एक जलती हुई चिता दिखाई देती है। अजय धीरे धीरे उस चिता की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही अजय चिता की तरफ जाने लगता है, तभी उसका दोस्त आदित्य डरते हुए अजय को कहता है, अजय रुक, उस चिता के पास मत जा, ये कोई माया जाल है। लेकिन आदित्य, ये चिता कैसे जल रही है? कुछ समय पहले तो यहाँ कोई भी चिता नहीं जल रही थी, तो अब यहाँ ये चिता कैसे जल रही है? क्या हमने यहाँ आके कोई गलती तो नहीं कर दी? लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। वो अकेला ही उस जलती हुई चिता के पास जाने लगता है। जैसे ही अजय उस जलती हुई चिता के पास पहुंचा, तभी अचानक चिता की आग तेज हो गई और आग के अंदर उसे एक औरत जलती हुई दिखाई दी, जो उसी गांव की एक औरत थी। कुछ दिन पहले उसे किसी गलती के कारण गांव वालों ने इसी शमशान घाटी में जिंदा जला दिया था। अजय, तुम भी गांव के बाकी लोगों की तरह इस शमशान घाट में फंस जाओगे। अब तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। उसकी इस बातों ने अजय डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वहां उसका दोस्त आदित्य आ जाता है। हम दोनों को जाने दो, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखते ही देखते चिता की वो जलती हुई औरत उस आग में गायब हो जाती है। बेटा अजय, बेटा आदित्य, मैंने गांव वालों को मना किया था कि इस शमशान घाट के तरफ मत आया करो, तो भी तुम दोनों इस श्रापित शमशान घाट के अंदर आ गए हो। माधो काका, हमें नहीं पता था कि इस शमशान घाटी में आने से हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। काका, हमें घर पहुंचा दो, यहाँ बहुत डर लग रहा है हमें। बेटा आदित्य,
ये शमशान है और ये शमशान जिंदा लोगों के लिए नहीं है, और जो एक बार यहां आ जाता है वो जिंदा वापस घर में ही जाता। तभी अचानक वहां की हवा और तेज हो जाती है और पूरा शमशान अंधेरे में डूब जाता है, और उसी अंधेरे से फिर से वही आवाज गूंजती है। अब तुम दोनों को इस शमशान घाट से मेरे से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। अब तुम दोनों हमेशा के लिए इसी शमशान घाट का हिस्सा बनकर रह जाओगे। इतना बोल के वो चिता वाली औरत अजय, आदित्य और माधव काका के सामने खौफनाक चुड़ैल बन के खड़ी हो जाती है। उसके दांत बड़े बड़े थे। अब तुम दोनों यहाँ से नहीं भाग सकते। ये मेरा इलाका है। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। माधव काका, ये सब क्या है? और ये कौन है? और ये औरत हम दोनों को क्यों मारना चाहती है? बेटा अजय, ये इस शमशान की अधूरी आत्मा है जिसे गांव वालों ने कुछ दिन पहले जिंदा जला दिया था। ये गांव वालों से बदला लेना चाहती है और तुम दोनों इसी गांव के हो, इसीलिए ये तुम दोनों के पीछे पड़ चुकी है। चुड़ैल धीरे धीरे अजय और आदित्य की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी माधव काका अचानक आगे बढ़ते हैं। रुक जा चुड़ैल, आज तक तुमको मैंने इस गांव के लोगों को मारने में मदद की, लेकिन आज इस दोनों बच्चों को मैं तुझे मारने नहीं दूंगा। माधव काका, आप भी इस चुड़ैल के साथ हो? बेटा अजय, अगर मैं इस चुड़ैल की मदद नहीं करता तो ये मेरे पत्नी और बेटे को मार देती। इसीलिए मैं आज तक इस चुड़ैल की गांव के लोगों को मारने में मदद कर रहा था। माधव काका की ये रहस्यमयी बातें सुन के अजय और आदित्य को अब कुछ अजीब लगने लगा था। बेटा अजय, कुछ दिन पहले जिस औरत को इस शमशान के चिता में जलाया था वो यही औरत थी। तब से इस शमशान का श्राप गांव वालों पे लग गया। दूसरी तरफ आदित्य की मां सरस्वती गांव के सुनसान गलियों में अपने बेटे आदित्य को ढूंढने निकल पड़ती हैं। रात के ठीक 10 बज रहे थे। पूरा अंधेरवारी गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी डरा रही थी। उसे आदित्य कहीं नहीं मिला। वो तेज कदमों से गांव के सुनसान रास्ते से होती हुई रुक्मिणी के घर के दरवाजे पे पहुंची। रुक्मिणी, ओ रुक्मिणी, जल्दी दरवाजा खोल, अनर्थ हो गया है। रुक्मिणी गहरी नींद में थी। बाहर से आती चीख जैसी आवाजों को सुनकर वो हड़बड़ा कर उठी। उसकी नजर अजय के बिस्तर पर पड़ी, जो खाली था। अजय घर में कहीं नहीं था। ये देख रुक्मिणी के हाथ पांव फूल गए। वो कांपते हाथों से दरवाजा खोलने दौड़ी। सरस्वती, क्या हुआ? तू इतनी रात को यहाँ मेरे घर क्यों? क्या हुआ? और तू इतनी डरी हुई क्यों हो? और मेरा अजय घर में नहीं है। रुक्मिणी, वही तो बताने मैं तुम्हारे घर आई हूँ। मेरा बेटा आदित्य भी घर से गायब है। मुझे पक्का यकीन है रुक्मिणी कि तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा आदित्य, ये दोनों लड़के गांव वालों की बातों में आकर उसी पुराने शमशान की तरफ गए हैं। हमें कुछ करना होगा। हमें जल्दी गांव के लोगों को लेकर उस शमशान में जाना होगा, नहीं तो उन दोनों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये क्या बोल रही हो सरस्वती? वो जगह तो काल का घर है। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हिम्मत मत हार रुक्मिणी, हमें अभी बाकी लोगों को जगाना होगा। चल मेरे साथ। दोनों भागती हुई गांव के शंकर काका के घर पहुंची। सरस्वती ने जोर जोर से शंकर काका का दरवाजा खटखटाया। घर में शंकर काका गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन जैसे ही शंकर काका को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, तभी शंकर काका बिस्तर से उठ के खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाके दरवाजा खोला। क्या हुआ सरस्वती? रुक्मिणी, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? और तुम दोनों घबराई हुई क्यों हो? शंकर काका, अजय और आदित्य घर में नहीं हैं। वो दोनों शमशान की तरफ निकल गए हैं। अगर हम अभी शमशान के पास नहीं गए तो वो दोनों कभी वापस नहीं आएंगे। जल्दी चलिए। क्या? ये जानते हुए भी कि उस शमशान के तरफ रात को कोई नहीं जाता, तो भी वो दोनों मौत के मुंह में चले गए? रुको,
मैं अभी घर के अंदर जाके कुल्हाड़ी लेकर आता हूं। शंकर काका घर के अंदर गए और कुल्हाड़ी लेके बाहर आए। अब शंकर, रुक्मिणी और सरस्वती तीनों दौड़ते हुए भोला के घर पहुंचे। भोला को बात समझते देर नहीं लगी। इसके बाद सभी मिलकर गोपाल के घर गए। गांव के ये मुख्य लोग अब एक जगह जमा थे। पागल हो गए हो क्या सब लोग? उस शमशान की मिट्टी को रात में छूना भी मौत को बुलावा देना है, और आप उस श्रापित शमशान में जाने की बात कर रहे हो। हम मान नहीं जा सकते। आज हमारे बच्चे वहाँ फंसे हैं गोपाल, क्या तुम उन्हें मरने के लिए छोड़ दोगे? अगर तुम नहीं आ सकते हमारे साथ तो हम ही लोग चले जाते हैं। ठीक है सरस्वती काकी, मैं आता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से फिर से बोल रहा हूं कि वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देने जैसा होगा। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हो तो मैं अपने साथ एक जलती हुई मशाल ले लेता हूं। गोपाल ने अपने साथ एक जलती हुई मशाल ली और सभी लोग उस शमशान के रास्ते से निकल पड़े। रात के ठीक 10:30 हो रहे थे। पांचों लोग, सरस्वती, रुक्मिणी, शंकर, भोला और गोपाल, उस पुराने शमशान के रास्ते से आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे गांव की सीमा से बाहर निकलकर शमशान के करीब पहुंच रहे थे, माहौल भयानक होता जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ लगे सूखे पेड़ों से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की तो कभी किसी जानवर के कराहने की भयानक आवाजें कानों में गूंज रही थीं। कोई भी पीछे मुड़ के मत देखना, ये आवाजें ये इंसानी नहीं है। गोपाल, मशाल की आग तेज कर। मुझे लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अजय बेटा, तू कहाँ है? भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। रुक्मिणी, सरस्वती, तुम दोनों फिक्र मत करो। तुम दोनों के बच्चों को कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोई पीछे पलट के नहीं देखेगा। सीधे शमशान की तरफ चलो। मशाल की रोशनी कम मत होने देना गोपाल। अंधेरा होते ही वो आत्माएं हम पर हावी हो जाएंगी। हवा अचानक से बर्फीली हो गई। पेड़ों के पत्तों की खड़खड़ाहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई हड्डियों को चबा रहा हो। दूर से एक लंबी और डरावनी चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर सबके कदम एक पल के लिए ठहर गए। वो आवाज शमशान से ही आई है। जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हमें जल्दी से जल्दी शमशान में पहुंचना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। जैसे ही गांव वाले शमशान की सीमा के पास पहुंचे, मशाल की रोशनी में उन्हें दूर से धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। अजय और आदित्य शमशान के चिता के पास खड़े थे और उनके सामने माधव काका और वो खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। हवा की आवाज अब चीखों में बदल चुकी थी। ये देख के गांव के सभी लोग उनके तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही सभी लोग वहां पहुंचे तो वहां का मंजर देख के सभी के होश उड़ गए। बेटा, तुम इस शमशान में क्यों आए? मैंने तुमको मना किया था ना कि इस शमशान की तरफ मत आना, तो भी तुम इस शमशान में आ गए। और माधव काका, ये क्या? आपने भी इन बच्चों को समझाया नहीं? ये तो है ही ना समझ। बेटा आदित्य, तुम तो घर में सोए हुए थे, तो तुम अजय के साथ इस शमशान में क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ कि तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। सरस्वती, रुक्मिणी, तुम दोनों घबराओ मत। तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। मैंने ही इन दोनों को अब तक बचा के रखा है। अंधेरवाड़ी के लोगों, आज हिसाब पूरा होगा। जिस आग में तुम गांव वालों ने मुझे झोंका था, आज वही आग तुम सबके शरीर को निगल जाएगी। गोपाल, मशाल को उस पुरानी चिता पर फेंक दे, वही इसकी शक्ति का केंद्र है। गोपाल, जल्दी मशाल लेके उस चिता के पास जा और उस मशाल से उस चिता को आग लगा दे, तभी ये चुड़ैल खत्म होगी। माधव काका की ये बात सुन के गोपाल मशाल लेके उस चिता के पास जाने लगता है। शमशान में कोहराम मच गया। गोपाल ने अपनी मशाल पूरी ताकत से उस चिता की तरफ फेंकी। जैसे ही मशाल चिता पे गिरी, वैसे ही चिता में आग लग जाती है। आग की लपटें तेज हुईं, वैसे ही चुड़ैल दर्द से छटपटाने लगी। उसकी खाल चिता की आग से पिघलने लगी और वो हवा में उछलने लगी। चुड़ैल ने जाते जाते माधव काका को कहा, माधव, तूने वादा किया था
तूने मुझे धोखा दिया है, मैं फिर से लौट आऊंगी। मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैं अपनी रूह इस शैतान को बेच चुका था। रुक्मिणी, सरस्वती, बच्चों को लेकर यहां से जल्दी घर चले जाओ। ये चुड़ैल अब शांत नहीं रहेगी। इसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका अगला शिकार गांव का कोई और होगा। शमशान में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी लोग शमशान से अपने घर की तरफ निकल पड़े। अजय और आदित्य दोनों सुरक्षित अपने घर की तरफ निकल आए। पूरा गांव माधव काका की कुर्बानी और शमशान के शांत होने की बातें कर रहा था।